हेलो दोस्तों, वेलकम इन जेबीएल। यहाँ स्वॉलोड स्टार के वीडियो नोवेल बेस पर आधारित है। तो ध्यान से सुने और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 2 में एपिसोड 78 के पार्ट पे। अब आगे आपने क्या किया? लुओ फेंग ने पूछा। यह ब्लैक माउंटेन ड्रैगन X81 जहाज अपने मास्टर द्वारा आत्मविनाश के लिए क्रमादेशित किया गया था। यदि कभी कोई बाहरी सिग्नल डिवाइस एआई सिस्टम को हैक करने का प्रयास कर रहा था, जब तक कि वह 30 सेकंड के भीतर पासवर्ड में कुंजी नहीं कर सके। और इस प्रणाली को 30 सेकंड के भीतर हैक करना असंभव है, इसलिए केवल एक ही समाधान था, एआई प्रणाली को नष्ट करने के लिए वर्तमान और ऊर्जा की अतिप्रवाह मात्रा का उपयोग करना। लास्ट में यह होगा कि जहाज की नियंत्रण सिस्टम क्षतिग्रस्त हो जाएगी, कई ट्रांसमिशन सिस्टम भी जल जाएंगे। बप्ता ने बेबसी से कहा। हालांकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो इसका परिणाम यह होगा, जहाज अपने आप को विस्फोट करेगा। और लुओ फेंग, आपको जहाज के हथियार की जरूरत है, मैं केवल यही कर सकता था, बाबता ने समझाया। लुओ फेंग तुरंत समझ गया। शुरुआत में बाबता जहाज के एआई को हैक करने और नियंत्रित करने के लिए नर्म दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहता था। हालांकि शर्तों ने इसकी अनुमति नहीं दी। जहाज को फटने से बचाने के लिए वह केवल यही उपाय कर सकता था। लुओ फेंग ने मुड़कर 3 लिक्विड सिल्वर गार्ड और पाउडर और अवशेषों को देखा जो सैन्य आदमी पीछे छोड़ गया था। लुओ फेंग उस समय, क्योंकि पृथ्वी करीब थी और 1000 प्रकाश वर्ष के भीतर अच्छी क्षमता वाली कई जातियों के साथ मास्टर ने पृथ्वी को अपने क्षेत्र का हिस्सा बना लिया था। उस समय यह सिल्वर ब्लू साम्राज्य से संबंधित था, इसलिए मास्टर ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। एक स्पिरिट एनर्जी अटैक के साथ उसने एक विशाल इंटरस्टेलर बेड़े पर हमला किया, जिससे सैनिकों की आत्माएं नष्ट हो गईं। बेड़े विभिन्न ग्रहों पर गिर गए। बप्ता ने कहा, यह विशेष रूप से ब्लैक ड्रैगन जहाज का मालिक उस बेड़े से एक प्रमुख व्यक्ति होना चाहिए था। मिल्की वे के भीतर लिक्विड सिल्वर गार्ड के साथ ब्लैक ड्रैगन माउंटेन X81 को वहन करने में सक्षम होने के लिए उन्हें स्थिति और रैंक माना जाता है। बप्ता ने आकलन किया, उसका अवशेष अच्छा होना चाहिए, ले लो। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। अब मैं उन 3 लिक्विड सिल्वर गार्ड्स को रखूंगा, उन्हें थोड़ा ठीक करूंगा और देखूंगा कि क्या वे अभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बाबता, इस जहाज पर हथियार कब तैयार हो सकते हैं? लुओ फेंग ने पूछा। इस ब्लैक ड्रैगन शिप के एआई सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम को नुकसान पहुंचा है, लेकिन हथियार और अन्य क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं। हालांकि 100,000 वर्षों में भले ही इस जहाज में इसे बनाए रखने वाले 3 रोबोट हो, मेरा अनुमान है कि हथियारों में अभी भी कई छोटी छोटी समस्याएं होनी चाहिए। आराम से, मैंने जांच की है, एक हथियार बनाने के लिए जो स्टार स्तर 6 या 7 को मारने में सक्षम है, अभी भी संभव है। हालांकि समय, मुझे यकीन नहीं है, लगभग 1 या 2 दिन। काली डिस्क के आकार का जहाज तुरंत गायब हो गया। मैं इस जहाज को रखूंगा और हथियारों की मरम्मत की शुरुआत करूंगा, बप्ता ने कहा। मदरशिप की बॉडी X81 से काफी बड़ी थी। बाबता का स्टोरेज स्पेस वास्तव में लुओ फेंग के स्टोरेज रिंग से बहुत बड़ा था। लुओ फेंग ने तेजी से रास्ते का अनुसरण किया। उसका परिवार लगातार उसके दिमाग में था। वह यह भी नहीं जानता था कि विभिन्न देशों के साथ क्या हो रहा था। लुओ फेंग बेहद बेचैन और चिंतित था। अपनी सबसे बड़ी तेजी के साथ उसने तेजी से समुद्र तल को छोड़ दिया और सतह पर आ गया। बढ़ते शटल पर कदम रखते हुए प्रकाश की किरण बनकर और तेजी से एशिया की मुख्य भूमि हुआ जिया की ओर बढ़ रहा है। यांग झोउ के आकाश में ऊपर। लुओ फेंग, हम आपसे पहले संपर्क क्यों नहीं कर पाए? इससे पहले मैं एक पुरातत्व खंडहर में गया था, वहां सिग्नल शायद अवरुद्ध हो गया था। उड़ते समय लुओ फेंग संवाद कर रहा था। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? वह निगलने वाला दैत्य घायल होकर पागलों की तरह उत्पात मचा रहा है। यह वर्तमान में हुआ जिया, भारत और कुछ अन्य ठिकानों को नष्ट कर रहा है। यह मूल रूप से एशिया में अपने गुस्से को हवा दे रहा है और बड़े शहरों और मानवता पर हमला करना शुरू कर रहा है। जिया यी ने उत्सुकता से कहा, इसके अलावा यांग झोउ भी शामिल रहा है क्या? लुओ फेंग घबरा गया। मिंग यू का छोटा जिला अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है। यांग झोउ के पूरे शहर को लगभग 12 बीम सुनहरी रोशनी के हमलों का सामना करना पड़ा है। यह बहुत गंभीर है, जिया यी ने कहा। लुओ फेंग और भी चिंतित था। यह भाग्यशाली था कि यांग झोउ पूर्वी तट से बहुत दूर नहीं था। लुओ फेंग जल्दी से यांग झोउ तक पहुंच सकता था। आसमान में ऊंची उड़ान भरते हुए लुओ फेंग ने एक गहरी सांस ली। पूरा यांग झोउ शहर दूर से भी दर्द और पीड़ा की चीखों से भर गया था। लगभग 10 मिलियन लोग शहर में केंद्रित थे। उस समय लगभग 12 स्थानों पर गहरे गड्ढे थे और इन 12 स्थानों के आसपास गगनचुंबी इमारतें थीं। सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया। छोटे छोटे जिलों में आग लग गई, बड़ी बड़ी इमारतें ढह गईं। ऐसा लग रहा था जैसे शहर में 1000 टन से ज्यादा विस्फोटकों से बमबारी की गई हो। इन 12 जगहों पर बड़ी संख्या में सैन्यकर्मी, पुलिसकर्मी जमा थे। इसमें बचे हुए लोग भी दर्द से कराह रहे थे। लुओ फेंग भीतर से गुस्से में था। सुनहरे सींग वाले जानवर के लिए बेतरतीब ढंग से 12 किरणें बिखेरना एक बहुत ही सामान्य और आसान हमला माना जाता था। शायद उसकी दृष्टि से यह छोटा सा नगर था, मुख्य जिला ही बड़ा नगर था। शायद उसे लगा कि उसे एक छोटे शहर पर बहुत अधिक ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। लुओ फेंग ने तेजी से मिंग यू जिले की ओर उड़ान भरी, दूसरी मंजिल की खिड़की से अपने घर में प्रवेश किया।
गुरुत्वाकर्षण कक्ष का धातु का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कुल 7 लोग थे। भाई लुओ हुआ कंप्यूटर के सामने अपनी कुर्सी से उठने वाले पहले व्यक्ति थे। लुओ होंगवो गोंग शिनलैन ने लुओ फैंग की सावधानीपूर्वक जांच की, केवल यह देखने के बाद आराम किया कि उसके पास कोई बाहरी घाव नहीं था। बगल में जेन नान के माता पिता मुस्कुराए, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। जब हमने गुरुत्वाकर्षण कक्ष में प्रवेश किया तो दरवाजा बंद हो गया और हम इसे नहीं खोल सके, चाहे कुछ भी हो। लुओ हुआ ने कहा, यह वही है जो मैंने प्रोग्राम किया था। लुओ फैंग ने कहा। एक सरकारी रक्षा आश्रय की तुलना में लुओ फैंग को ग्रेविटी रूम की मजबूती में अधिक विश्वास था। ग्रेविटी रूम कुछ ऐसा था, यहाँ तक होंग अपनी अधिकतम ताकत के साथ केवल एक छोटा सा निशान छोड़ सकता था। वह सुनहरे सींग वाला जानवर, भले ही प्रकाश की एक सुनहरी किरण कमरे से टकराए, वह उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जूशिन। लुओ फैंग ने जूशिन के हाथों को स्वाभाविक रूप से पकड़ रखा था। वे ठंडे थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लुओ फैंग, आओ और देखो। उसने कंप्यूटर की स्क्रीन को पलट दिया और लुओ फैंग ने नीचे देखा। स्क्रीन ने बड़ी मात्रा में फुटेज और चित्र प्रदर्शित किए। तस्वीरों में से एक गगनचुंबी इमारत के मलबे का दृश्य था। निगलने वाला राक्षस पूरी दुनिया में उत्पात मचा रहा है। पहले यह यहाँ एशिया में कहर बरपा रहा था, अब यह अफ्रीका में चला गया है। इसकी गति को देखो, मेरा अनुमान है कि यह जल्द ही यूरोप के लिए रवाना होगी। जूशिन ने कहा। लुओ हुआ ने बगल से कहा, भाई, चीन के 6 मुख्यालय शहरों से कुछ उपग्रह चित्रों और फुटेज के बाद एक रूढ़िवादी अनुमान यह होगा कि हमने 5 मिलियन से अधिक लोगों को खो दिया। जिस क्षण यह कहा गया, गुरुत्वाकर्षण कक्ष में सभी की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वे स्पष्ट रूप से दर्द और पीड़ा में थे। ब्रह्मांड में अग्रणी रक्तरेखा अंतरिक्ष जानवर जो सबसे जंगली था, उसे सुनहरे सींग वाले जानवर का नाम दिया गया, भले ही वह मानवता के लिए केवल स्टार स्तर तक ही पहुंचा था। यह अंत था। इसके जन्म से अब तक यह पहली बार घायल हुआ था। यह अत्यंत उग्र था, इसलिए इसे बाहर निकलने और नष्ट करने की जरूरत थी। इसलिए एशिया, अफ्रीका, यूरोप और बाद में उत्तर और दक्षिण अमेरिका कुछ ठिकाने, यह बस उड़ गया और लापरवाही से कुछ बीम, सुनहरे प्रकाश के 10 बीम भेजे। हालांकि कुछ बड़े शहरों के लिए यह सब खत्म हो जाएगा। मनुष्य चींटियों की तरह कमजोर और छोटा था, और अभी सुनहरे सींग वाला जानवर एक विशालकाय की तरह था। एक चींटी के घोंसले से दूसरे में दौड़ रहा था और चींटियों के समूहों और समूहों पर कदम रख रहा था। मानवता सुनहरे सींग वाले पशु के प्रकोप से कांप रही थी। इसका बदला 4 घंटे से अधिक समय तक चला। दक्षिण अमेरिका में दर्द की कराह, विस्फोट की आवाजें सब हवा में मिल गई थीं। सुनहरे सींग वाले जानवर ने अपने बड़े बड़े पंखों को खोल दिया। ऐसा लगता था कि उसकी छाती के तराजू पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, बिना किसी निशान के। उसने नीचे देखा और नीचे शहर का सर्वेक्षण किया। उसकी आंखें ठंडी और पागलपन से भरी हुई थीं, इससे पहले कि उसने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी भयानक गर्जना चारों ओर गूंज उठी, उसके चारों ओर की वायु ध्वनि से कांप उठी। सोने के सींग वाला जानवर तेजी से चला गया, आराम करने के लिए समुद्र में उड़ गया। उस एक रात इसने मानवता के सभी आधारों को नष्ट कर दिया था, क्षति का सामना किया और बाद में पागलों की तरह तहस नहस कर दिया। इसने वास्तव में बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग किया था। यह थक गया था और इसे आराम करने की आवश्यकता थी। यांग झो मिंग यू छोटा जिला, लुओ फैंग का घर। लिविंग रूम का टेलीविजन अभी भी प्रसारित हो रहा था। हुआजिया के सभी नेता देश के लिए घोषणा कर रहे थे। मेरे साथी देशवासियों, आज रात हम अतुलनीय उदासी और दर्द महसूस करते हैं। यह पूरी मानवता के लिए आपदा है। हम अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। थोड़ी ही देर में ऐसा लगने लगा कि चीन के तमाम नागरिक देख और सुन रहे हैं। प्रसारण के एक ही समय में बड़ी संख्या में छोटी स्क्रीन और फुटेज दिखाए जा रहे थे। यह चीन तक ही सीमित नहीं था, पृथ्वी पर अन्य सभी देश इसे कर रहे थे। पृथ्वी पर रहने वाले सभी नागरिक जानते थे वास्तव में अभी क्या हुआ था। महानिवान से भी बड़ी विपत्ति आ चुकी थी। उस समय जिन नागरिकों का मूल रूप से सेना के साथ विवाद था, वे नागरिकों और सैनिकों दोनों की बड़ी संख्या में मौतों को देखने के बाद बदल गए। सेना में शामिल होने के लिए एक के बाद एक कई युवा आगे बढ़े। बड़ी संख्या में प्रशिक्षित और तैयार कर्मियों ने हस्ताक्षर किए। बड़ी संख्या में योद्धा और लड़ाके सेना में शामिल होने लगे। टेलीविजन के प्रसारण के साथ साथ मातृभूमि के लिए असंख्य लोग अनगिनत समुद्री जीवों को मारने के लिए तैयारी कर रहे थे। जो कुछ देखा जा सकता था वह सेना राक्षसों से जूझ रही थी, अन्य देशों की स्थितियों के साथ। यह दुखद था। मानवता बनाम राक्षस, यह जातियों के बीच की लड़ाई थी, उत्तरजीविता के लिए। लुओ फैंग ने भारी मन से टेलीविजन देखा। अचानक लुओ फैंग की घड़ी संचारक ने कंपन की और उसने उत्तर दिया। लुओ फैंग 12 सम्राट स्तर के जानवर हैं जो यांगझो शहर के पूर्वी क्षेत्र में समुद्र से उड़ गए हैं। उनके भीतर 6 हैं जो दक्षिण पूर्वी सैन्य क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। कृपया समर्थन देने के लिए तुरंत वहां जाएं। कृपया समर्थन देने के लिए तुरंत वहां जाएं। जिया यी की आवाज बेहद घबराई हुई थी। लुओ फैंग, ऐसे समय में मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। कृपया, जिया यी ने निवेदन किया। शक्ति के लिहाज से सम्राट वर्ग के राक्षसों के एक समूह को मारने में सक्षम पृथ्वी पर केवल कुछ ही सेनानी थे। ये होंग, थंडर गॉड, लुओ फैंग, मो हेंडरसन और कुछ अन्य थे।
फोन रखने के बाद लुओ फेंग घर के बाकी सभी लोगों की ओर मुड़ा। लुओ होंगुओ और अन्य सभी उसे देख रहे थे। अपना ध्यान रखना। लुओ होंगुओ ने केवल वही 2 शब्द बोले। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। एक विचार के साथ कमरे में 3 शुद्ध काले धातु के रोबोट दिखाई दिए, जिसने घर में सभी को चौंका दिया। लुओ फेंग ने ब्रह्मांड की आम भाषा का उपयोग करते हुए एक आदेश दिया। उसने उनमें से एक को अपने परिवार की रक्षा करने का आदेश दिया, अन्य 2 को तैयार करने के लिए। जिस क्षण यांग झोऊ शहर पर हमला हुआ, उन्हें बाहर जाकर रक्षा में सहायता करनी थी। 3 धातु रोबोटों ने अपने आदेश प्राप्त किए, जबकि उनके एआई सिस्टम की क्षमताएं कम थीं क्योंकि उन्हें दिए जाने के लिए एक बहुत ही सटीक आदेश की आवश्यकता थी। वे अभी भी पहले से युद्धपोत के एआई से काफी बेहतर थे। लिटिल फैंग, बड़े भाई। हॉल के भीतर हर कोई लुओ फेंग 3 रोबोटों को देखकर चौंक गया। पृथ्वी पर उस समय रोबोट थे, लेकिन वे सभी अनाड़ी और मूर्ख थे। पिताजी, आप सभी को जल्दी से ऊपर जाना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण कक्ष में जाओ जब यह खतरनाक हो जाए, लुओ फेंग ने कहा। जब उसने निर्देशों को पूरा कर लिया तो उसने 1 मिनट भी बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की और वह तुरंत मिंगयू जिले से बाहर चला गया। बड़ी मात्रा में स्वैच्छिक कर्मियों युवाओं ने सड़कों को भर दिया और सेनाएं हर जगह थीं। आकाश में ऊपर लुओ फेंग उड़ती हुई शटल पर तेजी से पूर्व की ओर उड़ रहा था। यह अफसोस की बात है कि वे 3 रोबोट उस जहाज पर केवल मरम्मत और रखरखाव के रोबोट थे। अपने मन ही मन में बप्ता बोला, क्षमता के हिसाब से हमला करना, वे लुओ फेंग से आपकी तुलना नहीं कर सकते। क्या आपने लिक्विड सिल्वर गार्ड्स लगाने का काम पूरा कर लिया है? लुओ फेंग ने पूछा। हथियार के बारे में क्या ख्याल है? लिक्विड सिल्वर गार्ड सी ग्रेड पावर स्रोत का उपयोग करते हैं। हालांकि यह काफी समय से खराब पड़ी है। कई सैकड़ों हजारों वर्षों तक इसका उपयोग करने के बाद उन्हें मरम्मत की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि इसमें लगभग 3 दिन लगने चाहिए। हथियार के लिए के रूप में मैंने पहले ही ब्लैक ड्रैगन माउंटेन X81 जहाज के सबसे शक्तिशाली हथियार को नीचे ले लिया है और इसकी मरम्मत शुरू कर दी है। बाबता ने कहा, आवश्यक शक्ति स्रोत के रूप में मेरे पास कुछ भंडार हैं। लुओ फेंग ने राहत की सांस ली। बाबता के अनुसार लेजर तोप बहुत उन्नत हथियार थी। शक्ति कैसी है? लुओ फेंग ने पूछा। यह एक स्टार स्तर 6 मानव सेनानी को मार सकता है। बाबता ने कहा, स्टार लेवल 1 की तुलना में स्टार लेवल 6 10 गुना अधिक मजबूत है। भले ही यह एक अंतरिक्ष जानवर था, यह निश्चित रूप से लेजर तोप के हमले को रोकने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि मुझे समय चाहिए, बप्ता ने कहा। अगर मैं इसे अपनी अधिकतम क्षमता पर चलाता हूं तो मेरा अनुमान है कि इसमें लगभग 28-30 घंटे लगेंगे। बप्ता ने कहा। लुओ फेंग ने इसके बारे में सोचा। 28 से 30 घंटे, वो एक दिन से थोड़ा अधिक था। इतने लंबे समय में चीन को भारी नुकसान होगा, लेकिन इसके मुख्य शहर शायद अभी भी खड़े होंगे, जब तक कि उस निगलने वाले राक्षस को फिर से नहीं दिखाना होता। वह केवल अपने हृदय में प्रार्थना कर सकता था। लुओ फेंग की उड़ने की गति बाबता के साथ उनकी मानसिक बातचीत से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई थी। वह दक्षिण पूर्व सैन्य जिले की ओर जा रहे थे। चीन का राजधानी आधार सामान्य मुख्यालय। कई नेता यहाँ थे। सामान्य मुख्यालय की स्क्रीन उपग्रहों से 2 दृश्यों को प्रदर्शित कर रही थी। एक दक्षिण पूर्वी आधार की ओर उड़ते हुए 6 विशाल सम्राट वर्ग के राक्षसों को प्रदर्शित कर रहा था, जबकि दूसरे ने उड़ते हुए शटल पर रक्तलाल युद्ध कवच पहने एक युवा को प्रदर्शित किया था। ऊपर लुओ फेंग पहले से ही दक्षिण पूर्वी बेस की ओर उड़ रहा है। जिया यी ने कहा, इस लड़ाई को तुरंत पूरे देश में प्रसारित करें। चीन के नेताओं में से एक ने बात की। उसके बाल सफेद थे और उसका शरीर पतला और कमजोर था। पुराना जो बूढ़े आदमी को देखते ही जिया यी चौंक गई और जो ने गंभीरता से कहा, जिया यी, आपने पहले कहा था यहाँ तक सम्राट वर्ग के राक्षसों के भीतर भी मजबूत और कमजोर थे। प्रतिनिधि योद्धा भी सम्राट वर्ग राक्षसों से हार सकते हैं। जीवन और मृत्यु के इस महत्वपूर्ण समय में हमें अपने प्रतिनिधि सेनानियों की जरूरत है जो यह सब जोखिम में डालकर हमारे लिए लड़ें। ऐसे समय में क्या आप उन्हें गुप्त रूप से कुछ नहीं के लिए बलिदान देने जा रहे हैं? मुख्यालय के भीतर सभी नेता उच्च स्तर की बुद्धि और ज्ञान के थे। वे मानव मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझते थे। इशारे से ही सब समझ जाते हैं। जनप्रतिनिधि अपनी जान जोखिम में डालकर ही निर्णय ले सकते हैं। देश उन्हें बाध्य नहीं कर सकता, केवल अगर वे तैयार हैं। इसलिए हमें उन्हें तैयार करना होगा। हमें उनके खून और दृढ़ संकल्प को जगाना होगा। केवल उसी से हम जीत सकते हैं, केवल भाग्य के साथ। क्या वे यह सब जोखिम में डालेंगे? ओल्ड झोऊ ने कहा। तुरंत चीन में हर टेलीविजन स्क्रीन स्विच करने लगी। खतरे में दक्षिण पूर्वी सैन्य अड्डा, खतरे में दक्षिण पूर्वी सैन्य अड्डा। वर्तमान में 6 सम्राट वर्ग समुद्री राक्षस दक्षिण पूर्व आधार की ओर उड़ रहे हैं। रिपोर्टर की आवाज के तहत पूरे चीन में हर टेलीविजन स्क्रीन पर दृश्य दिखाई दिया। घर हो, गलियों में लगे पर्दे हो या भूमिगत ठिकानों के पर्दे, सभी में एक ही दृश्य दिखा। 6 सम्राट राक्षस। एक पूरी तरह से हरा और काला था। उसका पेट बैंगनी और सांप की तरह लंबा था। उसकी कुल लंबाई 200 मीटर के करीब थी, यानी जब वह सीधा खड़ा हुआ तो उसकी तुलना किसी 70 मंजिला इमारत से की जा सकती थी। यह आकाश में एक विशाल पनडुब्बी की तरह था, पहाड़ हिलते वेल राजा। इसकी टकटकी में एक रहस्यमयी लाल चमक थी। यह लंबा लंबा अजगर प्रसिद्ध पूर्वी समुद्र का हरा अजगर था।
पास में एक विशाल पारदर्शी जेलीफिश थी। इसकी छतरी जैसी त्वचा की लंबाई 30 मीटर से अधिक बड़ी थी। इसके अनगिनत जाल कम से कम कुछ 100 मीटर लंबे थे। 6 सम्राट वर्ग राक्षस। उनमें से हर एक अतुलनीय रूप से मजबूत था, विशेष रूप से पूर्वी समुद्री हरे ड्रैगन और जहरीली जेलीफिश सम्राट। भले ही जीआई को आना हो, उन्हें उनके बारे में बहुत सावधान रहना होगा। जब चीन के 120 करोड़ नागरिकों ने पर्दे और नजारे को देखा तो उनकी सांसें रुक गईं। उन्होंने ऐसे भयानक जीव कब देखे हैं? पक्ष के रिपोर्टर जल्दी से प्रत्येक सम्राट वर्ग के राक्षसों के विवरणों की व्याख्या कर रहे थे, जिससे उन्हें दक्षिण पूर्व बेस के सैकड़ों हजारों सैन्य कर्मियों के लिए और भी अधिक चिंता हो रही थी। एक छोटी लड़की ने अपनी आंखें ढंक ली क्योंकि वह देखना सहन नहीं कर सकती थी। यह नहीं हो सकता। बुजुर्ग टीवी के सामने चुपचाप बुद्ध और दया की देवी से प्रार्थना कर रहे थे। सम्राट वर्ग राक्षस। उनमें से 6 गर्म खून से भरे युवा सभी चौड़ी आंखों वाले थे। उन्होंने जो कुछ भी प्रशिक्षित किया था और राक्षसों के बारे में उनका ज्ञान, इन 6 सम्राट वर्ग के राक्षसों के सामने कुछ भी नहीं था। इससे पहले कि निगलने वाले राक्षस ने पूरी पृथ्वी पर हमला किया, सैन्य जिलों और ठिकानों ने अपने सभी लेजरों को नष्ट कर दिया था। इन 6 सम्राट वर्ग के राक्षसों के खिलाफ दक्षिण पूर्वी सैन्य क्षेत्र ने पीछे हटना और निकासी शुरू कर दी है। हालांकि उनकी गति की तुलना राक्षसों की उड़ान गति से नहीं की जा सकती है। उनकी गति 820 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ जाती है। स्क्रीन देख रहे नागरिकों की सांसें थम गईं। अचानक स्क्रीन एक अलग दृश्य में बदल गई। खून के लाल कवच में एक युवा उड़ते हुए शटल पर खड़ा है, जो बहुत तेज गति से उड़ रहा है। तुरंत स्क्रीन के सामने अनगिनत नागरिक उत्साहित थे। यह मानवता का कुलीन योद्धा था, एक ऐसा प्राणी जो युद्ध के देवताओं से भी आगे निकल गया। यह प्रतिनिधि लुओ है। प्रतिनिधि लुओ वर्तमान में दक्षिण पूर्वी सैन्य जिले की ओर अपनी सबसे तेज गति से उड़ रहा है। गणना दर्शाती है कि प्रतिनिधि लुओ की उड़ने की गति वर्तमान में 5610 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच रही है। वाह, मैंने इसे गलत नहीं पढ़ा है। यह वास्तव में 5610 मीटर प्रति सेकंड है, ध्वनि की गति का 16.5 गुना। रिपोर्टर की आवाज सदमे से भर गई। यह सिर्फ वह नहीं था, देख रहे स्टार यात्री योद्धा भी सभी चौंक गए थे। उड़ने की गति के मामले में हॉन्ग और थंडर गॉड भी लुओ फैंग से तुलना नहीं कर सकते। स्क्रीन पर अंत में लुओ फैंग और सम्राट वर्ग के 6 राक्षसों को एक ही स्क्रीन पर दिखाया गया। जब वह पहली बार सामने आया तो 6 हास्यास्पद विशाल सम्राट वर्ग के राक्षसों की तुलना में लुओ फैंग एक चींटी की तरह था। 6 दिग्गजों के खिलाफ एक चींटी। इस दृश्य ने सभी को बेचैन और बेचैन कर दिया। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।